नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। सियासत तल्खी के साथ चल रही है। केजरीवाल विधानसभा में कहते हैं तोमर ने धोखा दिया, हमने सजा दे दी। प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पर चले, उन्हें भी क्या किसी ने धोखा दिया है? यानी इस दौर में मुश्किल यह है कि जो जिस रूप में कहता है उसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। बीजेपी के भीतर से सांसद कह रहे हैं कि दरअसल जो सुषमा और वसुंधरा ने किया एक भगोड़े के साथ, वो सही नहीं किया। चीन ने इस बीच में कह दिया है कि दरअसल लखवी को लेकर भारत ने पूर्ण रूप से जो डोजियर दिया था उसमें सबूत नहीं है। क्या क्या निकालिएगा, किस किस रूप में मतलब निकाल। आज सियासत में बात कम होगी, बात होगी दरअसल कल क्या होगा, और शुरुआत वाकई कल क्या होगा। एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर फैसला होना है। पटियाला कोर्ट को फैसला करना है कि एक नहीं 3 एफिडेविट देकर अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जो उन्होंने अलग अलग वक्त में अलग अलग बातें कही, अब उस पर कल फैसला लिया जाए। फैसला क्या होगा सबकी नजर है, क्योंकि इस देश के भीतर फर्जी डिग्रियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सियासत का भूचाल अपने तौर पर है, इसलिए कल क्या होगा इंतजार हर किसी को है। तो इस कल क्या होगा कि बात आगे आज बढ़ाई जाएगी हर उस दिशा में जिस दिशा में हर जहन में यह सवाल है कि वाकई कल क्या होगा, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। एस्मा लगाया गया, मांगे मान ली गई, फिर भी खत्म नहीं हुई है। तो हमें लगा कि कल क्या होगा या क्या हो सकता है इस दिशा में अगर कदम बढ़ा ही दिया जाए। तो फिर आइए इस देश की उस तस्वीर को देख लीजिए कि इस देश के भीतर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कौन सी सरकार चिंता करती है। और डॉक्टर अगर कहता है मरीज से ज्यादा बीमार तो अस्पताल ही है, तो इसके मतलब क्या है? 33,152 करोड़, जी ये समूचे देश का स्वास्थ्य सेवा का बजट है। पिछली सरकार की तुलना में 6,000 करोड़ कम, यानी जीडीपी का 2% भी नहीं। यानी देश की राजधानी दिल्ली में जो आवाज डॉक्टरों ने उठाई है, उनके सामने मरीजों के इलाज से ज्यादा अस्पतालों के इलाज की जरूरत है। और सच भी यही है, क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगर इलाज के लिए मरीज ने कदम रख दिए तो इलाज के दौरान हर कोई जान जाता है कि वो जिस जगह पहुंचा है वहां डॉक्टर, नर्स समेत सभी स्टाफ की भारी कमी है। कहीं मशीन नहीं है तो कहीं मशीनें खराब हैं। टेस्ट के लिए 2-2 महीने का वक्त दे दिया जाता है। ऑक्सीजन मास्क से लेकर बुनियादी सुविधाएं हैं ही नहीं, पर्याप्त बेड है ही नहीं। हाल ही में कई बार एक बेड पर 2 से ज्यादा मरीज लेटने को मजबूर हो गए। दवा लेने के लिए लंबी कतारें हैं और कई बार दवाइयां भी नहीं मिलती। पीने का पानी है नहीं, शौचालय है कहाँ, अस्पताल में खोजते खोजते शाम ढल जाती है। ये मने कर रहे हैं, कोई पता नहीं कब तक कैसे रहेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, जानकारी और ये समझ लो कि मैं प्राइवेट भी नहीं करा सकता, गरीब आदमी हूँ। लेकिन हर सरकार चाहती है कि डॉक्टर काम करते रहें, जबकि मोदी सरकार हो या केजरीवाल सरकार या फिर देश के किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो, इस देश में हर सीएम जानते हैं और पीएम भी इस बात को बाखूबी समझते हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़े मौजूद हैं जो बतलाते हैं कि इस देश में तकरीबन 4 लाख डॉक्टरों की कमी है, 7 लाख बिस्तरों की कमी है, 40 लाख नर्सें और चाहिए। वजह भी यही है कि देश के सबसे नामी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स समेत तमाम सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अब निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पैसा है, सुविधा है। यानी सरकारी अस्पतालों और 5 सितारा निजी अस्पतालों के बीच कोई तुलना है ही नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर तरीके की सुविधा का मतलब यह है कि शानदार कमरे हैं, शानदार बेड है, फिल्टर पानी है, नामचीन डॉक्टर हैं। मरीज के पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, कहें तो बीमा होना चाहिए, ताकि वह बिल का बड़ा हिस्सा भुगतान कर सके। लेकिन देश तो सरकारी अस्पतालों में ही मरता है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस देश में 22 में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही ले पाता है, क्योंकि उसका प्रीमियम देने की क्षमता उसकी होती नहीं। लेकिन मुसीबत पड़ती है तो उन लोगों की जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, बावजूद इसके इलाज कराना चाहते हैं। और इसी के चलते हर बरस तकरीबन 6 करोड़ लोग निर्धनता यानी गरीबी का शिकार हो रहे हैं। बीते कुछ बरस में ऐसे परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जिन्हें जरूरी चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा अधिक खर्च करना पड़ा। 10 बरस पहले ऐसे परिवारों की संख्या 15% थी और बीते 4-5 बरस में इनकी तादाद बढ़कर 18% तक हो चली है। यानी इस देश में अस्पताल ही आईसीयू में पड़े हैं। सरकारें तन जाए तो उन्हें पहले बाहर निकाले, उसके बाद बात डॉक्टरों से करे तो बेहतर। तो ऊपर लिखा हुआ था सरकारी अस्पताल में तो आईसीयू में है। मसला यह है कि सरकारी अस्पताल आईसीयू में है। इसीलिए यह सवाल है कल क्या होगा। कल क्या होगा, दूसरी आवाज पंजाब के किसानों की है। वहां पर एक क्लोरीन का प्लांट पहले से लगा था। प्लांट लगा था, खेती की जमीन, उसकी उर्वरता सब कुछ खत्म होती चली गई, जमीन बंजर बन गई। अब वहां पर एक दूसरा प्लांट जाने वाला है। उस प्लांट को लेकर किसान कह रहे हैं जी रोकिए,
कल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं आज के हालात देखकर। जरा इस खबर को देखिए और उसके बाद बताइए विकास का एक मतलब यह भी है क्या। पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर बसे नंगल गांव के सैकड़ों किसान परेशान हैं और वजह है उनकी जमीन पर बनने वाला नया क्लोरीन प्लांट। दरअसल नंगल में PACL संचालित एक क्लोरीन प्लांट पहले से है और अब फ्लोटेक केमिकल लिमिटेड दूसरा प्लांट लगाने जा रहा है। नवा प्लांट लगन नहीं देना, नवा प्लांट लगन नहीं देना। किसानों की शिकायत है कि पहले प्लांट ने ही उनकी उपजाऊ जमीन बंजर कर डाली है, पानी प्रदूषित कर दिया है और अनहोनी की आशंका पहले से। ऐसे में दूसरा प्लांट शुरू हुआ तो जाने क्या होगा। फिर इन दोनों प्लांट्स के आसपास 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और गैस रिसाव की हालत में बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जितने भी हम इधर लोग रहते हैं, कई बार इस फैक्ट्री का ऐसा धुआं आता कि उससे हमारे लोग बेहोश हो जाते हैं। हमारी जो जल स्तर है जमीन का पूरा खराब हो चुका है। गांव में ये तो जमीन तो बर्बाद होनी थी। हमारा पानी जो बाजू है जो 5-7 खूह जहाँ पर लगे हैं बोर लगे हुए हैं वो भी खराब हो चुके हैं, पीने का पानी नहीं है। हम तो बिल्कुल बरूद के ढेर पर ही बैठे हैं। किसानों का ये आरोप सिर्फ कोरी बातें नहीं है बल्कि पंजाब और हिमाचल की लैब्स ने भी यहाँ के पानी के दूषित होने की पुष्टि की है। इन लैब्स के मुताबिक यहाँ का पानी इंसानों के पीने लायक तो क्या फसल की सिंचाई के लायक भी नहीं है। जैसे वाटर सप्लाई है तो ड्रिंकिंग के लिए वो फिट नहीं था, उसमें नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई गई। और जो इरिगेशन की स्कीम है उसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई। पहले प्लांट के बाद ही कई लोगों ने गांव छोड़ दिया था। यानी एक तरफ विकास का सरकारी सच है तो दूसरी तरफ पलायन की कड़वी सच्चाई। आलम यह है कि पंजाब सीमा के भीतर बसे गांव में प्लांट के विरोध में हिमाचल प्रदेश के लोग भी आ गए हैं, क्योंकि सवाल जान का है। सरकार अभी तक स्थानीय लोगों को यह भरोसा नहीं दिला पाई है कि प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है। अलबत्ता वो विकास का पाठ पढ़ा रही है। फैक्ट्री का विरोध करने वाला बंदा नहीं है। फिर को तो लोग करेंगे तो फैक्ट्री लो तक उसका फिर को तो लगाने वाले हैं, हटाने वाला कोई है। यानी सवाल सीधा है कि क्या रिहायशी इलाके में ही ऐसे प्लांट की जरूरत थी भी, और क्या जमीन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार तैयार है और भविष्य में कोई हादसा नहीं होगा, ऐसा कोई आश्वासन सरकार किसानों को दे सकती है। दरअसल किसानों का सवाल यही है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि हर सवाल के जवाब में विकास की बात कहती नई परंपरा जो है। संदीप खडवाल, नंगल, पंजाब, आज तक। तो किसान नारे लगा रहे हैं और गुस्सा उनके भीतर है, लेकिन कल क्या होगा वाकई किसी को नहीं पता, क्योंकि विकास की परिभाषा में पता नहीं खेत आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन इंडस्ट्री तो आती है। लेकिन इंडस्ट्री से निकलने वाली जो जहर है वह भी विकास में नहीं आती है। तय कौन करेगा? और इन सब के बीच कल क्या होगा अगर ये सवाल संजय जोशी के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि संजय जोशी को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का झगड़ा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया। पोस्टर का मिजाज, नजरिया दोनों पहली बार बदला हुआ सा लगा। तो हमें लगा जरा पूछा जाए कल क्या होगा। पोस्टर वार में पहले पार्टी में शामिल होने के लिए गुहार तो अब विरोध, पहले बीजेपी में वापसी के लिए संघर्ष तो अब प्रधानमंत्री मोदी के नारों पर ही हमला। पहले मन की बात करने वालों से संजय जोशी से बात करने की गुहार तो अब मन की बात को बेबात करार देने का आरोप। और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जिन लोकप्रिय नारों को लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने छवि बनाई, उसी छवि को झूठा करार देकर संदेश देने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तानाशाह हो रास्ते से भटक गए हैं। पोस्टर में जिस तरह मोदी अमित शाह की तस्वीर के काउंटर में सिर्फ संजय जोशी की तस्वीर चस्पा कर बीजेपी के भीतर की सारी फुसफुसाहट को जुबां देने की कोशिश की गई है, उसने 3 सवालों को जन्म दे दिया। पहला, बीजेपी के भीतर उठते सवालों को सतह पर लाने के लिए क्या संजय जोशी की तस्वीर को हथियार बनाया गया? दूसरा, क्या संजय जोशी ने बीजेपी के भीतर उठते सवालों को अपना हथियार बना लिया? और तीसरा, क्या ये किसी और का किया धरा है जिससे आवाज को पंख भी लग जाएं और कोई पकड़ भी ना सके? असल में संजय जोशी बीजेपी के भीतर तो लोकप्रिय हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से उनका झगड़ा गुजरात से ही चला आ रहा है।
तो दबी जुबां से संजय जोशी को वापस बीजेपी में लाने के सवाल उठाते उठाते बीते 6 अप्रैल को उनके जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर भी चस्पा हुए और उस वक्त जिसने पोस्टर चस्पा किए उसकी नौकरी चली गई। वो छपवाने की सजा मिली, आपकी नौकरी चली गई है? नहीं, वो पोस्टर मैंने नहीं छापे और मुझे नहीं पता, मैंने इस्तीफा दिया है। संजय जोशी जी हमारे पड़ोसी हैं, मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी थी, लेकिन मेरे पार्टी ने कहीं मुझे ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, आपको डांट पड़ी या सवाल का जवाब दो या ऐसा कुछ नहीं। ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। तो संजय जोशी को खारिज नहीं किया जा सकता, ये सवाल बार बार प्रधानमंत्री मोदी को परेशान जरूर कर रहा होगा। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह ताजे पोस्टर में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ, गडकरी का जिक्र कर कहा गया है, ना संवाद, ना मन की बात, ना सबका साथ, ना सबका विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कल का जवाब के इंतजार करना होगा, यानी कल क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन इन सब के बीच क्या वाकई प्रधानमंत्री कल यानी आने वाले कल में सुषमा स्वराज और वसुंधरा को लेकर कुछ कहेंगे? क्योंकि एक तस्वीर इस वक्त बीजेपी के भीतर से उभर रही है, जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक तरफ अरुण जेटली ने कहा क्लीन चिट, दूसरी तरफ आर.के. सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आज कह दिया गलत किया आपने। और इससे पहले याद आइए तो कीर्ति आजाद कहते थे आस्तीन का साफ पता नहीं किसे कह रहे थे, वसुंधरा सही है इसका जिक्र गडकरी कर गए कल ही, और सुषमा सही है इसका जिक्र बीजेपी के अध्यक्ष ने पहले ही कर दिया। और आज आर.के. सिंह निकल कर आए और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे ये गलत, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई हो। सर आपको सर अंतिम सवाल, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मदद करता है उनके ऊपर कानूनी मैंने कहा ना, एक बार नहीं 4 बार कहा, 10 बार कहा, फिर कहूंगा, भगोड़े की मदद करना गलत है। तो भगोड़े की मदद करना गलत है, लेकिन कल क्या होगा? क्या वाकई प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? आने वाले कल में कुछ बोलेंगे क्या? लेकिन आने वाले वक्त में क्या इस देश के भीतर वाकई स्मार्ट सिटी बन जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 25 जून को ऐलान होना है स्मार्ट सिटी का, एक नहीं 100। रिपोर्ट देखिए, इस देश के भीतर स्मार्ट सिटी है कौन सा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, जो मन चाहे शहर का नाम ले लीजिए, महानगर हो या शहर, इस देश का सच यही है कि वो स्मार्ट हो नहीं पाए। क्योंकि न्यूनतम जरूरतों के लिए इन शहरों में जिंदगी किसी आम शख्स के लिए जीना वाकई भारी है। कोई बारिश के पानी में फंस जाता है तो किसी को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती है, कोई ट्रैफिक में फंसकर जिंदगी गुजार देता है, और जो हवा सांसों में बसती है दिल्ली जैसे शहर में, उसे भी जहरीली करार दिया गया है। तो सवाल यह है कि जब महानगर स्मार्ट नहीं बन पाए तो फिर शहर स्मार्ट कैसे बनेंगे? और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत करेंगे। और सरकार की योजना को देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटी बनेंगे, और उसके बाद तमिलनाडु में 12, महाराष्ट्र में 10, मध्य प्रदेश में 7, गुजरात और कर्नाटक में 6-6, राजस्थान और बंगाल में 4-4, बिहार, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 3-3 स्मार्ट सिटी होंगे। लेकिन लौटिए उत्तर प्रदेश में, जहां 13 स्मार्ट सिटी बनने हैं। और उत्तर प्रदेश का सच यही है कि वहां सबसे स्मार्ट सिटी कोई है तो वो सैफई है, क्योंकि सत्ताधारी या सत्तावान का वो घर है, उसी का गांव है, उसी का इलाका है, और शायद इसीलिए वो सबसे स्मार्ट है। वहां पर हवाई जहाज भी उतर जाता है और सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर भी नीचे जमीन पर आ पाए। इतना ही नहीं, शहर में ब्रॉडबैंड भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, स्कूलों के पक्के मकान भी हैं, पानी भी पीने के लिए साफ मिल जाता है, यानी सब कुछ है। तो इसका मतलब यह है कि स्मार्ट सिटी तभी बन सकते हैं जब वहां पर नेता का घर हो, राजनेता का घर हो, या फिर कहें सत्तावान का अपना गांव हो। और इससे हटकर अगर केंद्र की बात करें तो स्मार्ट सिटीज पर अगले 4 बरस में वो 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी हर शहर पर तकरीबन 100 करोड़ का बजट। लेकिन सैफई में घूमिएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां कई हजार करोड़ का बजट खर्च किया जा चुका है और उसके बाद स्मार्ट सिटी बनी है। तो इसका पहला मतलब तो यह है कि या तो बजट कम है, और दूसरा मतलब यह है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन नेता के कहने पर मिल जानी चाहिए, यानी लैंड। दरअसल सच यही है इस देश के भीतर का, स्मार्ट सिटी बने कैसे, इसके लिए एक ताकतवर राजा चाहिए, और उसी हिसाब से शहर तब्दील होता चला जाए। लालू यादव ने अपने गांव को स्मार्ट बनाने की कोशिश की, मुलायम सिंह ने बनाकर दिखा दिया, लेकिन इस देश में तो एक पॉलिसी चाहिए, वो कहां से लाएंगे? ब्रेक के बाद लौटते हैं तुरंत।
तो जाहिर है देश के भीतर हर क्षेत्र में यह सवाल उठता है कि कल होगा क्या, चीजें वाकई अच्छी हो जाएंगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। ये सवाल इसलिए सब्सिडी का मद्देनजर आइए जरा हम समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। गैस सब्सिडी को लेकर प्रधानमंत्री ने आग्रह किया। देश में 5.5 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, सांसदों ने नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ संसद की कैंटीन में सब्सिडी, तकरीबन 14 करोड़ की सब्सिडी हर बरस और बीते 5 बरस में 60 करोड़। असर उसी का है। कैंटीन में जाइएगा जो आरटीआई से निकल कर आया है, वहां पर मटन करी 20 रुपए में मिल जाएगा, चिकन करी 29 रुपए में, मसाला डोसा 6 रुपए में, पूरी सब्जी खाइएगा सिर्फ 2 रुपए में, पिज्जा 20 रुपए में। कल्पना कीजिए कैंटीन के भीतर की सब्सिडी, वो भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वहां पर खा सकते हैं। ये देश का सच है। तो कल क्या होगा हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको 40 बरस पहले लिए चलेंगे इमरजेंसी का दौर और मीडिया पर किस तरीके से नकेल कसी गई उस दौर।